हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, सभी के जो है मिक्स क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और सभी क्वेश्चन को जो है हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप ये हमारी सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पेपर 1 पर जो है आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन जो है उस पर क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल आज का वो ये है कि वह शोध जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है किसके बीच? पुरुष और महिला के बीच। तो वो किस शोध में आता है? तो याद रखें सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये हिस्सा होता है नारीवादी शोध का, जिसमें हम पुरुष और स्त्री के बीच में जो है जो सामाजिक असमानता होती है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नारीवादी शोध। जबकि नीचे जो लिखा हुआ है क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध वो शोध होता है जिसमें हम किसी भी तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, समाधान। ठीक है, तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास हम करते हैं। तो वो कौन सा शोध होता है? तो क्रियात्मक शोध में ऐसा हम करते हैं। जबकि तुलनात्मक शोध ये होता है जिसमें हम दो या दो से अधिक चरों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं तुलनात्मक शोध। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए, वीडियो पसंद आए ऐसी वाली तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिस शोध विधि में सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य प्रस्तुति पर लागू होता है, तो इसे क्या कहते हैं या इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है केस स्टडी। ठीक है, प्रस्तुति नहीं होगा यहाँ पर होगा परिस्थिति। ठीक है, सिचुएशन, परिस्थिति, उसी परिस्थिति पर लागू होता है। तो हमेशा याद रखें ऐसे को हम कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में होता यह है कि जितने भी घटनाएं वगैरह होती हैं उन्हीं घटनाओं के आधार पर जो है हम अपना शोध तैयार करते हैं। तो केस स्टडी इसका सही आंसर हो जाएगा। पैनल स्टडी क्या होता है? पैनल स्टडी में कुछ लोगों का समूह होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये पैनल स्टडी में आ जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना, ठीक है, याद रखें चक्रीय होना चाहिए। कौन सा ऐसा शोध होता है जिसके जो चरण होते हैं वो चक्रीय होता है, यानी कि सर्कल के अनुसार होता है? तो ये होता है, याद रखें, प्रयोगात्मक शोध में। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध में जो शोध के चरण होते हैं वो चक्रीय होते हैं, यानी कि गोल होते हैं। और शोध के देखें चरण की अगर हम बात करें तो स्टेप को लेकर के हमेशा जो है एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है। तो शोध के जो चरण होते हैं, ठीक है, शोध के अगर मैं चरण की बात करूं तो 3 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने शोध के चरण बताए हैं, जिसमें से पहले हैं CR कोठारी। ठीक है, CR कोठारी। और दूसरे जो हैं वो हैं राम आहूजा, नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तीसरे जो हैं वो हैं स्टूलर। ठीक है, स्टूलर। इन 3 व्यक्तियों ने शोध के चरण बताए हैं। CR कोठारी कहते हैं कि जो शोध होता है, शोध के चरण की शुरुआत जो है वो होती है समस्या अध्ययन से। ठीक है, किससे? समस्या अध्ययन से होती है। ठीक उसी प्रकार से राम आहूजा भी कहते हैं कि शोध के चरण की शुरुआत जो है वो समस्या अध्ययन से ही होती है। लेकिन स्टूलर महोदय जो हैं ये कहते हैं कि शोध के चरण की शुरुआत जो है शोध विषय के चुनाव से होती है। ठीक है, शोध विषय के चुनाव से होती है, चुनाव से होती है। ठीक है,
तो ये पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। ठीक है, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सुपर इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो आप बस हमारी ये सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर जो है इसमें फ़ायदा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी विधि जो है वो विद्यार्थी केंद्रित है? विद्यार्थी केंद्रित है। देखें, विद्यार्थी केंद्रित और छात्र केंद्रित जो शिक्षण की विधि होती है, ठीक है, शिक्षण टीचिंग मेथड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है छात्र केंद्रित यानी विद्यार्थी केंद्रित, और दूसरा होता है अध्यापक केंद्रित, ठीक है, या शिक्षक केंद्रित। तो सवाल में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो विद्यार्थी केंद्रित है, तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि जो होती है ये विद्यार्थी केंद्रित होती है, जबकि ऐतिहासिक विधि, व्याख्यान विधि, ये सब जो हैं ये हैं क्या, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित में आ जाती हैं। और प्रोजेक्ट विधि जो है ये आती है किसमें, छात्र केंद्रित में। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। और भी कई प्रकार की छात्र केंद्रित विधि होती हैं जो शिक्षण में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया, दूसरा ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। और तीसरा जो होता है वो होता है पर्यवेक्षण विधि। और चौथा होता है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। और नेक्स्ट है निगमन और आगमन विधि। ठीक है, निगमन और आगमन विधि, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी की सारी जो मैंने आपको लिखवाई है ये सारी की सारी है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि। ठीक है, और इसके सिवा जितनी भी होती हैं वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। किंडरगार्टन क्या होता है? किंडरगार्टन जो होता है देखा होगा आपने, नर्सरी वगैरह, नर्सरी एलकेजी की स्कूल में यूज़ किया जाता है, जिससे गिनती वगैरह सिखाई जाती है छात्रों को। तो किंडरगार्टन विधि जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, किसने बनाया इसको? तो सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्रोएबल महोदय जो थे इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था किंडरगार्टन विधि का। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें मोरिया मॉन्टेसरी की, तो इन्होंने जो है मॉन्टेसरी विधि का आविष्कार किया है। ठीक है, और बैडिन की अगर हम बात करें तो इन्होंने बचलर विधि का इस्तेमाल किया है। बचलर, अच्छा एक मिनट, बल्चर कहते हैं ना, बल्चर विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। कारेटन की अगर हम बात करें, इन्होंने विनेटका विधि का प्रतिपादन किया है। ठीक है, फ्रोएबल ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया है, और मोरिया मॉन्टेसरी ने जो है मॉन्टेसरी विधि का जो है प्रतिपादन किया है, और बैडिन जो है इन्होंने बल्चर विधि का प्रतिपादन किया है। कारेटन जो है इन्होंने वेनेटका विधि का जो है प्रतिपादन किया है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, स्टडी विद अस पीडीएफ आपको ही लिखना है टेलीग्राम पे जाकर बिना किसी स्पेस के, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसी को ज्वाइन कर लें, वहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह दी जाएगी। क्वेश्चन ये है अध्येता या अध्येता होगा, अध्येता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, अध्येता यानी स्कॉलर की यहाँ बात की जा रही है, तो कौन सी इसमें से जो है विशेषता नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जबकि मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, स्थायी भाव यानी कि सेंटीमेंट, ये सारे जो हैं विशेषता होती हैं एक स्कॉलर की या कहें कि अध्येता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में 4S का विस्तृत रूप निम्न में से कौन सा है। देखिए 4S की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने हिंदी पे लिख रखा है, लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो पहला S का मतलब होता है शॉर्टनेस। ठीक है, दूसरे S का मतलब होता है सिंप्लिसिटी।
तीसरे एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और चौथे एस का मतलब होता है सेंसियरिटी। ठीक है, तो अब देखें, शॉर्टनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता, दे रखा है। साधारण यानी सिंप्लिसिटी, शक्ति यानी स्ट्रेंथनेस। थोड़ा का मतलब इंग्लिश में होता है सेवरल, तो सेवरल जो है एस का मतलब ये जो है संचार से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इसकी जगह पर होना चाहिए था सेंसियरिटी। ठीक है, सेंसियरिटी। तो चारों को आपको याद रखना है, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सेंसियरिटी। ठीक है, यही इसका आंसर था डी। ये जो है 4S का विस्तृत रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है, ये किस प्रकार का संचार है? तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, अंतव्यक्तिक संचार कहते हैं इसे हम। ठीक है, अंतव्यक्तिक संचार। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो अपने मन में ही बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी है जिसके अच्छे अंक जो चाहता है कि उसके अच्छे अंक आएँ, जिसके लिए वो अपने आप से ही बात कर रहा है, तो ये किस प्रकार का संचार कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतव्यक्तिक संचार। ठीक है, अंतव्यक्तिक संचार। जबकि अंतर्व्यक्तित्व संचार की अगर हम बात करें तो इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें करता है। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देगा, इस तरीके से संचार जो होता है वो अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है। जबकि अंतव्यक्तिक संचार जो होता है वो मन में होता है। ठीक है, मन से जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम जो है ये पारित किया गया था सन 1980 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपको यहां पर वन ना देकर के पर्यावरण अधिनियम पूछ लेता तो पर्यावरण अधिनियम, तो आपका आंसर हो जाए 1986। ठीक है, 1986। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ लेता तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आपका आंसर होता 1972। ठीक है, 1972। सो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहले की वीडियोज़ के लिए जो लिंक ऊपर आ रही है आप उस पर क्लिक करके हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।